नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 1 जून और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 कार्यक्रम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1-2 दिन आपको हो सकता है बहुत कंफर्ट फील ना हो, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कंफर्ट फील होने लगेगा। आज दिन मंगलवार है और मंगलवार को डेली 30 का जो टर्म होता है उसके अंतर्गत हम पॉलिटी का डिस्कशन करते हैं। और पॉलिटी में आज हमको डिस्कस करना है भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में, और आज के करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे देखेंगे और 20 क्वेश्चन फिर हम टॉपिक पर देखेंगे। पहले करंट अफेयर को देख लेते हैं। करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं आएगा तो हम आगे करंट अफेयर को पहले कर लेंगे और बाद में कर लेंगे, और करंट अफेयर के पहले हम टॉपिक को डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नामों की मंजूरी प्रदान की? कौन सी भाषा में? ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है, किस भाषा में अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जाहिर सी बात है कि किसने वहां पे अध्ययन किया था। और इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान है। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कि चीनी भाषा में किया इसने, चीनी भाषा में इसने किया। तो उत्तर तो इसका बहुत आसान है, चीनी भाषा में ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है जानना कि ये आखिर है क्या। चीनी भाषा में किया गया। चीनी भाषा में अभी ये जो नामकरण किए गए हैं ये चंद्रमा पर, चंद्रमा के क्षेत्र के आसपास स्थलाकृतियों के 8 नाम हैं। पिछले साल चीन का अंतरिक्ष यान था चांग-ए 5, इसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चांग-ए 5। और चांग-ए 5 के अंतर्गत ये अध्ययन किए गए थे, कुछ नमूने एकत्र किए गए थे। जब ये वहां पर उतरा था, चंद्रमा की कक्षा में वहां पर उतरा था, चंद्रमा के स्थल पर उतरा था, तो उन्हीं खोजों के आधार पर ये नाम रखे गए हैं। और ब्रह्मांड में जब भी कोई नई वस्तु पाई जाती है तो उसका नामकरण कौन करता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आईएयू, आईएयू जो है यही इसका नामकरण करता है। ये अलग से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा। सारा नोट्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आईएयू है इसका मुख्यालय जो है ये पेरिस में है, फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और खगोल शास्त्र के विभिन्न क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना इसका काम है, ये कार्य करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही डल झील जम्मू कश्मीर के किस शहर या कस्बे में स्थित है? डल झील जम्मू कश्मीर में है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि कहां पर है। अगर शहर भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको टिक कीजिएगा श्रीनगर। श्रीनगर में ये डल झील है। और अभी यहां पर ये चर्चा में क्यों रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवैध निर्माण की वहां पे खबरें पाई गई। तो वहां का जो झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण है, लावड़ा उसको बोलते हैं, LAWDA, वहां का जो ये झील और जल मार्ग विकास प्राधिकरण है, इसने 3 महीनों में झील के चारों ओर कुछ अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का निर्णय लिया और उसको ध्वस्त किया। इस कारण से ये चर्चा में रही है। 18 किलोमीटर क्षेत्र में ये झील फैली है, डल झील, और पहाड़ियों से घिरी हुई है। बहुत मनोरम वहां पे दृश्य होता है। वहां पे कुछ जलाशय हैं और उन जलाशयों के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। ये जलाशय आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें एक है गगरीबल, एक है लोकुट डल, एक है बोड डल और एक है नागिन। तो लोकुट डल के मध्य में रूपलंक द्वीप भी स्थित है। तो ये रूपलंक द्वीप भी आपसे पूछा जा सकता है। और बोड डल जो है ये जलधारा के इसके मध्य में सोनालंक द्वीप स्थित है। ठीक है। और भारत का सबसे सुंदर अगर झीलों का जिक्र होता है तो इसका नाम लिया जाता है। यहाँ पे शिकारे का नाम आपने सुना होगा, हाउस बोट का नाम आपने सुना होगा। तो आप जाइए वहां पे हाउस बोट में रहिए, आनंद लीजिए, लेकिन उसके पहले सिलेक्शन लीजिए, पैसा कमाइए, नाम कमाइए, फिर वहां जाइए। अगला जो प्रश्न है, लिटिल ब्लड टेल जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है, यानी कि अगर ये आ गई तो मानसून आने वाला है ऐसा माना जाता है, ये किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? जो लिटिल ब्लड टेल है ये एक ड्रैगन फ्लाई होती है। केरल राज्य में ये पाई जाती हैं और जून की शुरुआत से सितंबर तक इनकी उपस्थिति वहां पर देखी जाती है, ये मिलती हैं। ये है क्या ड्रैगन फ्लाई? ये तो इसका उत्तर हो गया। होता ये है कि अगर ये आती हैं, ये दिखती हैं, तो माना जाता है मानसून बिल्कुल आने वाला है ना। इनको हार्विग्नर माना जाता है मानसून का, है ना, अग्रदूत माना जाता है। और ड्रैगन फ्लाई है क्या? कीट है और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और पंख इनके होते हैं, हेलीकॉप्टर जैसा आपने देखा होगा ना कीट, वही ड्रैगन फ्लाई होती है। बचपन में हम लोग कहते थे ये हेलीकॉप्टर है ना। और उसको कभी कभी उसकी पूंछ में धागा बांध के उसको उड़ाते थे, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये ड्रैगन फ्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है,
व्हाइट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस देश में स्थित एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है? व्हाइट मॉन्यूमेंट जो है ये 4000 साल पुराना है और युद्ध स्मारक है। ये दो चीजें तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ये व्हाइट मॉन्यूमेंट है क्या, तो आप बता सकेंगे कि ये युद्ध स्मारक है। और अभी सीरिया में एक खुदाई के दौरान इसको मतलब ये प्राप्त किया गया है। खुदाई कई साल पहले की गई थी और व्हाइट स्मारक की, और इसका निर्माण दफन वयस्क पुरुषों की परतों के ऊपर किया गया है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है सीरिया में, यानी कि वहां पर बहुत सारे पुरुषों को दफनाया गया और दफनाने के बाद में उसके ऊपर व्हाइट मॉन्यूमेंट बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरिया। रटिए इसी समय, बिल्कुल याद कर लीजिए दोबारा बस। और ये टेस्ट मैं आपको वहां पर वेबसाइट पे दे रहा हूँ, ऐप पे दे दूंगा, वेबसाइट पे जो भी है वो दोनों जगह पे आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आपको पता है यूपीपीएससी-target.com अपनी वेबसाइट है और वहां पर भी ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पर आप इसको ओपन करेंगे और प्रैक्टिस इसका कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से हटने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फ्रेंच ओपन से ये क्यों हटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रेंच ओपन ने जुर्माना लगाया था किसके ऊपर? नाओमी ओसाका के ऊपर। फ्रेंच ओपन 2021 से अपनी वापसी की घोषणा इन्होंने इसलिए की है क्योंकि टूर्नामेंट जब चल रहा था तो प्रेस से बात नहीं करने का इन्होंने फैसला किया था, है ना, और उसी पे जुर्माना लगाया गया। नोमी ओसाका के बारे में अगर बात किया जाए तो नोमी ओसाका जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में एक है कि ये जापानी है, और है क्या, ये टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, जापानी है, और महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 स्थान पर ये रह चुकी है ना, शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी है। 4 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ग्रैंड स्लैम इन्होंने 4 बार जीत लिए हैं। इनके बारे में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी फैक्ट देके आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 बार ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, और यूएस ओपन के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी ये चैंपियन रह चुकी है। फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें, फ्रेंच ओपन के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम देखें, तो फ्रेंच ओपन जो होता है ये टेनिस टूर्नामेंट है जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। रोलैंड गैरोस के नाम से भी इसको जाना जाता है, और फ्रांस के पेरिस में ये रोलैंड गैरोस में 2 सप्ताह के से अधिक समय के लिए चलता है, और इस कारण से इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हर साल मई के अंत में होता है। कब होता है? ये मई के अंत में हर साल होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो टूर्नामेंट है इसके बारे में जितनी भी जानकारी है ये आपको लगभग पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट की स्थापना की है ना, गिफ्ट की स्थापना की है। तो गोवा सरकार ने ऐसा किया है क्या? अगर किया है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नीति आयोग के तर्ज पर हुआ है तो पूछा जा सकता है। तो गोवा सरकार ने अगर ऐसा किया है तो ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, गोवा सरकार ने ऐसा किया है। तो पहला स्टेटमेंट आप इसको टिक कर दीजिए कि ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जब भी करिए तो पहला पढ़िए, उसको देख लीजिए कि हाँ ये सही है कि गलत है। दूसरा है कि गिफ्ट को पहले स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग गोवा, एसआईटी गोवा के रूप में नामित किया गया, है ना। तो एसआईटी गोवा के रूप में नामित किया गया है, पहला ये है, तो ये भी सही है। दोनों की दोनों बातें यहां पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये काम क्या करेगा? सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनकी निगरानी करेगा, विकास योजनाओं कार्यक्रमों योजनाओं के मूल्यांकन में ये मदद करेगा। कहने का मतलब जो काम नीति आयोग सेंट्रल लेवल पे कर रहा है वो काम स्टेट लेवल पर गोवा में ये करेगा। बात समझ में आई? गोवा में वही काम ये करता रहेगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है किस स्टेट में हुआ है, और जैसे एक स्टेट में होगा और सफल हो गया तो सारे स्टेट भी इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इसका समर्थन किया जाएगा, और उसके बाद में ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे प्रकाशित किया है? बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसने प्रकाशित किया है? तो इसको आपको वैसे भी गैस करना चाहिए। एक चीज मैं बताऊं कि इसको गैस जरूर करना चाहिए कि हाँ आपको क्या लग रहा है, फिर तुरंत उत्तर मिलाना चाहिए, भले आप ना पहले से पढ़े हो, लेकिन गेस करना चाहिए। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस जो सर्वे है इसको प्रकाशित किया है फिक्की ने। किसने किया है? फिक्की ने। ये वही फिक्की है जिसकी स्थापना 1927 में हो गई थी।
महात्मा गांधी की सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी और भारत के व्यापारिक संगठनों का ये संघ है। और महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा, एक घनश्याम दास बिरला इसमें थे और दूसरे थे पुरुषोत्तम ठक्कर, इन दोनों लोगों के प्रयासों से, और सलाह इसमें महात्मा गांधी जी ने दिया था, बापू ने दिया था, फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। आपके नोट्स में सब रहेगा ये। अब इसने क्या किया है, अभी हाल ही में इसने ये किया है, बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे प्रकाशित किया है और इसमें इसने कहा कि भारतीय कंपनियों का जो कारोबारी विश्वास है मई में 3 तिमाहियों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया, कारण उसका कोविड, है ना। और फिक्की ने यह सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था को कोविड के झटके से उबारने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, कुछ समर्थन उपाय करने होंगे। टीकाकरण की बढ़ी हुई गति से वैसे हालात तो अभी जल्दी सही हो जाएंगे, लेकिन और कुछ करने पड़ेंगे उपाय, जिससे कि जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की ने अपना त्रैमासिक जो ये वो किया है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिक्की पे जो प्रश्न बनेगा उनको ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, डेल्टा और कप्पा क्या है? व्हाट इज डेल्टा एंड कप्पा? डेल्टा कप्पा ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपसे। डेल्टा और कप्पा जो है ये वास्तव में कोरोना के दो वेरिएंट हैं। क्या है? कोरोना के वेरिएंट हैं। और भी डब्ल्यूएचओ ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के दो वेरिएंट जो है B.161.7.1 और B.161.7.2 इनका नामकरण किया है। तो पहले वाले .1 को कप्पा और दूसरे को डेल्टा कहा जा रहा है ना। और ये दोनों वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाए गए थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये जो है भारत में पाए गए थे। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो वेरिएंट पाए गए हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें। तो यूएन हेल्थ एजेंसी ने, इनका एक एक्सपर्ट ग्रुप है, उसने अल्फा बीटा और गामा जैसे ग्रीक अल्फाबेट के लेबलिंग की पैरवी की थी ताकि नॉन साइंटिफिक लोगों को इसके उच्चारण आसान हो जाए और साथ ही उनकी उत्पत्ति वाले देशों से उनका लेवल हटा दिया जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने इनका नामकरण इस नाम पे कर दिया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत में पाए गए थे, भारत से रिलेटेड है और इनका नामकरण क्योंकि ये पास हो गया है जो डेल्टा और कप्पा है, इसलिए ये याद रखना है आपको। असम राइफल्स बल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। पहले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर हाल ही में इसके 21वें महानिदेशक बने हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जो असम राइफल है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। और इनकी नियुक्ति अभी की गई है प्रदीप चंद्रन नायर की। ये दोनों के दोनों और 21वें ये महानिदेशक बने हैं। असम राइफल्स जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में जन कल्याण के कार्य करने, विकास कार्यों में हेल्प करने और सुरक्षा बल मुहैया कराने, हर एक काम के लिए जाना जाता है। बहुत सारी भूमिकाएं ये निभाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पूरे विश्व भर में 1 जून को मनाया जाता है, आज ही के दिन मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। मॉस्को में पहला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की बैठक हुई थी। तो महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 1949 में पहली बार यह मनाया गया था। फिर 1 जून 1950 को विश्व के बहुत सारे देशों ने, लगभग उसमें 51 देश थे, 51 देशों ने इसको क्या किया, पहली बार मनाया और फिर वैश्विक स्तर पर ये होने लगा। विश्व के कुल बाल मजदूरों में 12% की हिस्सेदारी अकेले भारत की है, ऐसा यूनिसेफ कहता है। और ये भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हम मना रहे हैं और पूरा विश्व मना रहा है, तो उसमें ये जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत में पूरे विश्व के 12% बाल मजदूर पाए जाते हैं। और भारत में कुल कानून, जो भारत में जो कानून है, कानून के अनुसार जो बाल श्रम कराने पर जो कुल सजा है 6 माह से 2 साल तक हो सकती है। लेकिन ये वास्तव में क्या फॉलो होती है, आप बताइएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की टॉपिक पर, जिसमें हम संविधान सभा का गठन करेंगे और उसके बाद में उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जनवरी 1925 दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न है। आपसे मैंने बताया था ना कि कल आपको पढ़ के इसको आना है। ठीक है ना, कल का टॉपिक क्या होगा ये मैं आज
बता दूंगा या आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, जैसा भी है। एक दो दिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में सारा बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का सबसे पहला प्रयास इसी में किया गया था। महात्मा गांधी, जनवरी 1925, और ये दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष जो ये बैठक हुई थी। तो ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो महात्मा गांधी के। ठीक है, तो ये जनवरी 1925, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई, क्या यह तिथि सही है? और जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी में संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग प्रस्तुत की गई। जून 1934 में संविधान सभा के लिए एक निश्चित मांग। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आप जब भी ऐसे प्रश्न करें तो सबसे पहले टिक कर लें, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कितना भी कठिन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। बाकी छोटे छोटे प्रश्न तो आप जानते ही हैं। यहां पर उससे थोड़ा बियॉन्ड, आपकी जो लिमिट है उससे ऊपर हम थोड़ा देखने का, बियॉन्ड द लिमिट कोशिश करेंगे। तो 19 मई 1928 की बात है, मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। तो सर्वदलीय सम्मेलन का जब आयोजन हुआ और इसमें संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक समिति गठित की गई। और 10 अगस्त 1928 की बात है, ये इस समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत की गई। तो ये जो 10 अगस्त 1928 की डेट है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की कि वह श्वेत पत्र पर एकमात्र विकल्प यह रखेगी जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए। तो यहाँ पर जो दूसरी बात की जा रही है कि जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी में संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग प्रस्तुत की गई, तो यही वही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव में, बिल्कुल सही है, 1940 का यह अगस्त प्रस्ताव था जब स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 संविधान निर्माण में असफल रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1942 पहले अगस्त प्रस्ताव आया 40 में, इसकी डेट याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन जो है वो असफल सिद्ध हो जाता है ना। जो अगस्त प्रस्ताव था उसको भी स्वीकृति अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है ना। लेकिन लास्ट में जब कैबिनेट मिशन आता है 1946, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का जो प्रारूप था वो प्रस्तुत किया जाता है, और वो अंत में वो सफल होता है, असफल नहीं रहता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंततः कैबिनेट मिशन सफल होता है। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में कुछ बातें यहां पर दी हुई हैं। 4 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि इसमें से असत्य कौन है। स्थूल रूप से 10 लाख की एक जनसंख्या के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया, बिल्कुल सही ये बात है। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 4 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा है कि प्रांतीय संविधान विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के, तो यह दूसरा सही है क्या? दूसरा सही है क्या? प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करना था, तो यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा है कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी, यह भी सही है, परामर्श करके ही तय किया जाना था। और प्रांतीय विधानसभा के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनना था। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन यहां पर जो दिया है 4 समुदायों में बांटा गया, ये गलत है। इसमें 3 समुदायों में बांटा गया था। इसमें एक मुस्लिम, एक सिख और एक साधारण, 3 कैटेगरियां इसमें की गई थी, मुस्लिम, सिख और साधारण। तो दूसरा जो यहां पर दिया है वो गलत है। मुस्लिम, सिख और साधारण, ये 3 कैटेगरी यहां पर ये समुदाय थे, प्रत्येक प्रांत में स्थानों की जनसंख्या के अनुपात पर ये निर्धारित किए गए थे, मुस्लिम, सिख और साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 सदस्यों में से जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए, उसमें संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। उनमें से प्रांतों के लिए जो सीट निर्धारित की गई थी वो 296 थी, 296 ये सीट
थी। और इन सीटों 296 में से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे, है ना। और 11 प्रांतों में, तथा इसके अतिरिक्त चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों, दिल्ली, अजमेर था उसमें, और उसमें एक अजमेर मारवाड़ था, कुर्ग था, ब्रिटिश था, बलूचिस्तान था, यहां से एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा था आपसे कि 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए कितना निर्धारित किया गया था संख्या, तो ये 296 थी प्रांतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि दलीय स्थिति में कौन कौन से दलों को कितना क्या मिला। तो कांग्रेस को 208 सीटें, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग को 73, ये भी सही है। और इसके अलावा यूनिस्ट पार्टी थी, यूनिस्ट मुस्लिम थी, कृषक कृषक प्रजा पार्टी थी, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां थी, इन सबको जितना मैंने बोला सबको एक एक मिली थी, 7 नहीं मिली थी। कृषक प्रजा पार्टी, या कृषक प्रजा पार्टी किसकी थी बताइए, इसके हेड एक प्रश्न पूछा जाता है। और स्वतंत्र या निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो उनके लिए कितनी सीटें थी, उनके लिए 8 सीटें थी। ये बात बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट। और सिख के लिए एक थी, कम्युनिस्ट के लिए एक थी। तो यहां पर जो असुमेलित है या सुमेलित नहीं है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यहां पर जो सारी चीजें दी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा सा फैक्ट है, हल्का फुल्का आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव केवल राजनीतिक दलों से किया गया, क्या यह सही है? दूसरा है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और तीसरा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जाने माने न्यायाधीश बीएम राव थे। ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। संविधान सभा जब चुनी जानी थी, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव केवल राजनीतिक दलों से किया। जहां भी केवल आया तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें था, है ना। केवल राजनीतिक दलों से नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भीमराव अंबेडकर थे, है ना, एन गोपाला स्वामी आयंगर थे, अंबेडकर जी थे। तो ये सब लोग थे जो केवल राजनीतिक दल से नहीं थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक दलों से ही इनका चुनाव किया गया था। दूसरा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जाने माने न्यायाधीश बीएम राव थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा यहां पर सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आपके सामने है, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट 2 पार्ट कीजिए, पहले डेट देखिए, चेक करिए, 9 दिसंबर 1946 सही है, बिल्कुल सही है। और संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट आप टिक करिए कि बिल्कुल ये सही है। दूसरा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के जो नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ये 11 दिसंबर की बात है, तो संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ना कि अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष पहले 9 दिसंबर को ही सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बाद में 11 तारीख को, 2 दिन के बाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की समितियों के संबंध में कुछ बातें हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला यहां पर दिया हुआ है, संविधान में जो संघ शक्ति समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें सदस्य भी मैंने दिया है, तो ये 9 सदस्य इसमें थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसमें 54 सदस्य थे, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल थे, 25 सदस्य, ये भी सही है। संघ की जो समिति है, संघ संविधान समिति, इसमें 15 सदस्य थे, ये बात सही है। लेकिन इस समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे, ये गलत है, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे नेहरू, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष नहीं थे। तो ये वाला गलत है, डी ऑप्शन इसका गलत है। संख्या भी याद कर लीजिएगा, और ये आपकी व्याख्या में पूरा आपको मिल रहा है, देख लीजिएगा, बिल्कुल ये सही है। इसमें पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ना कि डॉक्टर अंबेडकर। 15 सदस्य थे, ये भी आपको याद करना है। टेस्ट होगा, देखता हूं कौन अच्छा परफॉर्म करता है। संविधान निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ बनकर, बिल्कुल सही है। 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए, ये भी सही है। 7,000 संशोधनों के लिए नोटिस मिले, जिसमें सभी संशोधन प्रस्तुत किए गए। यहां पर थोड़ा सा आप सोचिए, संविधान के प्रारूप में 7,000 संशोधनों के लिए नोटिस मिले थे, लेकिन इनमें से केवल 2473
केवल 2473 संशोधन थे जो प्रस्तुत किए गए थे, बाकी प्रस्तुत ही नहीं किए गए। तो यही जो है ये कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर विधान की स्वीकृति के बाद संविधान की कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता था, निर्वाचन था, अंतरिम संसद थी, अल्पकालिक और प्रवृत्ति उपबंध थे, ये सारी जो उपबंध थे वो लागू किए गए उसी तारीख से। बाकी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, तब सारे जो और शेष उपबंध थे वो लागू हुए। तो भारत एक गणराज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को जब स्थापित हुआ, तब बाकी चीजें थी वो लागू हो गई। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, भारत की मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां, डॉट 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 आपको फिल करना है कि कितने कितने थे। तो भारत का जो मूल संविधान था उसमें 395 यहां पे लिख दीजिए अनुच्छेद, ठीक है। यहां पे लिखिए 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो 395, 22 और 8, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन आपको बताना है, सही गलत पे विशेष ध्यान दिया कीजिए। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद को सर्वोच्च तथा प्रभुता संपन्न माना गया है, क्या यह बात सही है? माना गया है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अगर ऐसा कहा जाए तो माना गया है। अमेरिकी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। अगर अमेरिकी प्रणाली की अगर आप बात करेंगे तो अमेरिकी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, बिल्कुल। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में ब्रिटेन की संसदीय प्रभुसत्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता दोनों को स्वीकार करके और एक मध्यम मार्ग अपनाया गया है। भारत की यही तो खासियत है, जहां जहां से जो अच्छा मिला सब ले लिया। तो ये भी सही है, यानी कि अगर गलत पूछा जा रहा है तो सही उत्तर डी है कि इनमें से कोई नहीं, कोई गलत ही नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, ठीक है। और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून किसी भी न्यायालय में उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, न्यायपालिका वहां पर सर्वोच्च है। और भारत में दोनों के बीच की स्थिति अपनाई गई है। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत जो भारतीय राष्ट्रपति है वो क्या है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है? भारत में वास्तविक प्रमुख है कार्यपालिका का? नहीं। राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना कार्य करता है राष्ट्रपति, क्या ऐसा सही है? ऐसा तो नहीं करता, ये भी गलत है। कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा नहीं होता। अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वो ताकतवर होता है ना, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री के पावर है ऐसे वहां राष्ट्रपति के पावर होते हैं। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वो संवैधानिक अध्यक्ष मात्र होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिकांशतः किस देश के संविधान से प्रभावित है? जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो उसके पहले भारत पर ब्रिटिश का शासन था। ब्रिटिश ने अपने कानून बना रखे थे, ब्रिटिश ने समय समय पर उनको अपडेट किया था और एक्ट लेके आते थे। तो भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान से प्रभावित अगर हो जाए तो इसमें कोई खास बात नहीं। तो ब्रिटेन से यह प्रभावित हुआ था और प्रभावित होना यह स्वाभाविक था, क्योंकि भारतीय जनता को लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश प्रणाली के अनुभवों से गुजरना पड़ा था और ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब इसने प्राप्त किया। विधि निर्माण प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब उसने प्राप्त किया। तो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका का है, कनाडा का है, ब्रिटेन का है, तो आप ब्रिटेन टिक करेंगे। और अन्य जगहों से चीजें ली गई हैं वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन भारत सबसे ज्यादा जो प्रभावित था वो ब्रिटिश संविधान से था। बाकी अमेरिका से भी कुछ कम प्रभावित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्वाचन है, न्यायिक पुनरावलोकन है, मौलिक अधिकार है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये सब उसने लिया। आयरलैंड से भी बहुत निदेशक तत्व जैसी चीजों को आयरलैंड से उसने लिया। बहुत सारे राष्ट्रों से वो प्रभावित हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन का है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। और पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि संविधान की द्वितीय अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा है कि भारतीय संविधान के शासन शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया गया है, विभाजित है, बिल्कुल सही है। और सिद्धांत रूप में भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है तथा व्यवहारिक रूप में उसकी आत्मा एकात्मक है, ये भी सही है। यहां पर ध्यान दीजिए, भारत राज्यों का संघ है, ये तो बात सही है, लेकिन द्वितीय अनुच्छेद में ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा कहा गया है प्रथम अनुच्छेद में, ठीक है। तो पहला यहां पर हो गया गलत, ठीक है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला जो प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या है? राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, क्या यह बात सही है?
धर्मनिरपेक्ष जब कोई राष्ट्र कहता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो ये कहता है कि सभी धर्म समान होंगे, यानी कि जो राज्य है वो विभिन्न जो धर्मावलंबी है उनमें भेदभाव नहीं करेगा। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ए बी दोनों सही है। और आगे बढ़े तो राज्य किसी भी धर्म का विरोधी भी नहीं होगा, ना ही धर्म के प्रति उदासीन रहेगा, ये भी सही है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये सभी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब मेंस में लिखिए तो ऐसे आंसर करिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये सारा का सारा हो जाएगा, यानी कि वो सब धर्म को समान मानेगा, भेदभाव नहीं करेगा, धर्म का विरोध नहीं करेगा, है ना, और उदासीन नहीं रहेगा, तटस्थता की नीति अपनाएगा धर्म के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में समाजवादी उद्देश्य राज्य के दिन निर्देशक तत्वों में निहित है। सही है, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी में ये निहित है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, जो कि संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था, लेकिन जो सामाजिक सिद्धांत है अप्रत्यक्ष रूप से जिनको महत्व हम देते हैं वो डीपीएसपी में है। पूर्ण रूप से प्रमाणित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना तो नहीं है करते हैं, लेकिन समाजवादी उद्देश्य के रूप में ये अंकित है। तो पहला सही है। और दूसरा यही पूछ रहा है कि समाजवादी शब्द संविधान में मूल रूप से था, तो मूल रूप से नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। क्या ये सही है? स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग है। एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के तो वो अंग हैं, भले वो स्टेट लेवल पर, वो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। बिल्कुल सही है। अमेरिका की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्यायालय प्रणालियां हैं। बस यहीं पर गड़बड़ है, हमारे यहाँ एकीकृत है। अगर रीजनिंग आप लगाएंगे तो ये उत्तर निकल आएगा, ये पृथक नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका की तरह पृथक संघीय जो प्रणाली है राज्य की और संघ की अलग अलग नहीं है, वो एक ही है ना। संपूर्ण न्यायपालिकाओं का जो हमारे यहाँ है वो मतलब एकीकरण है। जब वहां पे आपका मुकदमा खारिज हो जाता है, आप केस हार जाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट में हार जाते हैं, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान में है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, लेकिन ये सारी जो व्यवस्था है ये सारी एकीकृत व्यवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई, जिसमें लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या मतलब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन कहां से आए, ये सब थॉट के क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे पूछे जाता है, बड़ी दिक्कत आपको होती है। लोकतंत्रात्मक का मतलब यह है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। ठीक है, सरकार की शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति में निहित है, ये गलत है। और शासनाध्यक्ष वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो वंशानुगत ना होकर एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ये व्यवस्था हमारे यहाँ है तो, लेकिन ये लोकतंत्र की बात नहीं है। ये बात है किसकी, ये गणराज्य की बात है। ये कह रहा है जहां पे गणराज्य की व्यवस्था होती है उसकी विशेषता ये बता रहा है, उसकी परिभाषा आपको बता रहा है ना। राष्ट्रपति में निहित नहीं है, सरकार की शक्ति जनता में निहित है, शक्ति का जो स्रोत है वो जनता है, सरकार जनता चुनती है, अब वो अच्छी चुने या बुरी चुने। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो, इसको क्या कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना क्या कहलाती है। तो ऐसी जो संरचना होती है, समाजवादी पार्टी पे मत जाइएगा, ये समाजवादी संरचना होती है। ठीक है ना। इस पे स्वामित्व तो समाजवादी पार्टी पे जब जाएंगे या किसी भी पार्टी पे इसको राजनीति के रूप में देखेंगे तो स्वामित्व केवल परिवार का होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है उसमें समतुल्य सामंजस्य की बात हो रही है। पूंजी, जमीन, संपत्ति, इस पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि भारतीय संविधान जिन भी संपत्ति के उन्मूलन में विश्वास रखता है ना, कोई भी संपत्ति उसको सभी को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि इस पे ये बात है कि उस पे कोई निर्बंधन लगाया जाए, है ना, और उसका जो उपयोग है वो राष्ट्रीय हित में किया जाए। ऐसा नहीं है कि बस उसको केवल अपने ही हित में किया जाए, है ना। बाकी जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं कैसे क्या है, धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़िएगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, इसका टेस्ट भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कल का टॉपिक क्या है और कल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो कल जो दिन है वो बुधवार है, और जो बुधवार का दिन होता है, बुधवार के दिन हम क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, आपके सामने आपकी नोटबुक पे वो चिपका होना चाहिए,
या लिखा होना चाहिए जो हमारा शेड्यूल है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक में थोड़ा स्टार्टिंग से ही कोशिश करें, उसकी शुरुआत करें। तो बुधवार को हमको डिस्कस करना है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम विश्व के भूगोल में कल जो पहला चैप्टर होता है, सबसे बेसिक चैप्टर जो होता है हमारा ब्रह्मांड, उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। सरल सा है लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी उस पर कर लेंगे। तो ब्रह्मांड को पढ़ के रहिएगा। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, एक दो दिन में और चीजें और अच्छी हो जाएंगी, ग्रुप भी आपका बन जाएगा, आप डिस्कस भी कर सकेंगे।